नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां इटली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पीएम ने मुलाकात की है। बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ द्विपक्षीय बैठक की। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधानसभा के ग्राम शिकारफालिया में खारक नदी पर वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, जो एक बार फिर एक मरीज की मौत का कारण बनी है। बीती रात एक महिला को सांप ने काट लिया था। पीड़ित महिला की समय पर उपचार नहीं मिलने से मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि गांव से महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए नदी पार करने में देरी हुई, जिससे उसे समय पर उपचार नहीं मिल सका। अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को महिला का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया। वहीं सूचना पर क्षेत्रीय विधायक केदार डावर भी अस्पताल पहुंचे, जहां विधायक ने बताया कि 2 साल से पुलिया बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली है। तो वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है। तो हमारे ग्राम बड़ी के शिकारफालिया में एक हमारी बहन शांताबाई रमेश जो अपने बच्चे को लेकर बाहर बैठी हुई थी सोच कराने के लिए, और इसी दरमियान घास में से निकल के सर में दस लिया और उसकी हॉस्पिटल लाते लाते मौत हो चुकी। निश्चित तौर पर शिकारफालिया से मदनी के बीच में कुंदा नदी गुजरती है, खारक नदी गुजरती है, और वहाँ लंबा पार्ट है जहाँ पत्थरों का ज़्यादा पत्थर हैं, घाट हैं, और सारे मदनी और अन्य किसानों की जमीनें भी नदी पार है। इनको आने जाने में काफ़ी तकलीफ रहती है बरसात में, और बहुत दूर से घूम के फिर उनको अपने खेतों में जाना पड़ता है। उस पुल की मांग है, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पुल की स्वीकृति हो जाए। तो वर्षों से पुल निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहां तक कि विधायक की ओर से प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन कोई स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। फिर एक मरीज की मौत इसी कारण हुई है क्योंकि पुल वहां पर नदी पर नहीं है, जिस वजह से महिला को अस्पताल नहीं ले जा पाए और अस्पताल में महिला की मौत हो गई। अस्पताल नहीं पहुंचने पर महिला की मौत हुई है। एक मरीज की मौत एक बार फिर से पुल निर्माण की वजह से हुई है। पुल निर्माण की स्वीकृति अब तक नहीं मिल रही है। लगातार ग्रामीण जो है वो मांग कर रहे हैं। खारक नदी पर पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों की ओर से लगातार की जा रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, लगातार पुल निर्माण की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। यहां तक कि विधायक की ओर से प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन कोई स्वीकृति अब तक नहीं मिली। पूरा क्षेत्र की घटना है, ये शिकारपुरा में है। ऐसी घटनाएं पिछले साल भर में 4 से 5 बार हो चुकी है। ग्रामीण काफी परेशान है वहां पुल को लेकर। कई बार उन्होंने आवेदन भी दिए। विधायक का भी कहना है कि उन्होंने भी इसके लिए प्रयास किए, लेकिन उस नदी पर पुल नहीं बन रहे हैं। गुरुवार की रात की बारिश से नदी में काफी उफान था और महिला को एम्बुलेंस तक ले जाने में करीबन 2 घंटे का मशक्कत लगा और वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल, नदी पर पुल नहीं रहे राहुल, और किस वजह से यहाँ पर पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है और कैसे पुल पार करते हैं ग्रामीण वहां के? वहाँ पुल नहीं है तो नदी के अंदर से निकलते हैं। करीबन कमर से छाती के ऊपर तक पानी रहता है। पहाड़ी इलाका है तो अधिकतर वहाँ नदी उठान पर ही रहती है। जितनी नदियां हैं, खारक नदी ले लो, कुंदा नदी ले लो, वहाँ अधिकतर नदियां उठान पर ही रहती है और उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है।
राहुल, अब तक ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मरीज की मौत का कारण ये पुल निर्माण बना है? लगातार मांग की जा रही है लेकिन कोई भी सुनवाई ग्रामीणों को नहीं हो रही है, और क्या विरोध भी ग्रामीणों की ओर से जताया गया है? जी, अगर ग्रामीणों की माने तो पिछली कुछ घटनाओं की अगर बात करें तो कम से कम 4 से 5 ऐसी घटनाएं हो गई है जो पुल के वजह से मरीजों की डेथ हुई है। वहाँ नदी का काफी चौड़ाकरण है जिससे निकलने में काफी मशक्कत होती है। इस महिला को भी खटिया पर लेटाकर नदी पार करने की कोशिश करी और करीब 2 घंटे लगे उनको एम्बुलेंस तक जाने में और महिला की मौत हो गई। बिल्कुल, लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुल निर्माण की अगर राहुल बात की जाए तो क्यों ये निर्माण नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है कि ये निर्माण नहीं हो पा रहा है? कोई भी सुनवाई इसमें ग्रामीणों की नहीं हो रही है? बात करें वहाँ की तो वो पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है और स्टार्टिंग से ही वहाँ कांग्रेस विधायक है। हो सकता है नेता प्रतिपक्ष को बीच में कुछ ऐसा होता है जिस वजह से पुल निर्माण नहीं हो रहा है। पहाड़ी इलाका है, ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल राहुल, लेकिन लगातार विधायक की भी अगर बात सुने तो 2 साल से पुलिया बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है, उनका कहना है, और स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। तो क्या वजह है कि स्वीकृति नहीं मिल पा रही है? अधिकारी कोई भी ध्यान नहीं दे रहे जब इस तरीके की कंडीशन वहां पर बन रही है? जी मैडम, बात करें तो ऐसे 8 गांव है जो उस पुल के वजह से प्रभावित है और सभी गांव प्रयासरत है पुल के लिए। अब क्या कारण है, ये कारण तो ये नेता या राजनीतिक दल ही जाने। और विधायक की भी अगर बात करें तो विधायक का ये दूसरा कार्यकाल है वहां पर, और वो कह रहे हैं कि 2 साल से पुलिया बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। दूसरा कार्यकाल है तो 10 साल विधायक को होने चाहिए, और 10 सालों से विधायक ने अभी तक स्वीकृति नहीं ली है पुल बनाने की। जी मैडम, अगर बात करें विधायक की तो वो प्रतिपक्ष नेता के इसमें आते हैं। उनसे अगर बात भी होती है तो वो बोलते हैं कि हमारी सरकार राज्य में नहीं है, इस वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। 2 साल से वो भी प्रयासरत है मैडम। बिल्कुल राहुल, यहाँ पर अगर बात करें तो ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। इसके साथ ही क्या स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है? और कौन कौन से अहम रास्ते उस गांव तक अगले छोर तक जाते हैं जहां पर सारी सुविधाएं हैं और ग्रामीणों को परेशानी होती है? एक अस्पताल की बात यहाँ पर की जाए तो महिला की मौत भी यहाँ पर इसी वजह से हुई है कि एम्बुलेंस तक वो नहीं पहुंच पाए। क्या स्टूडेंट्स को भी परेशानी होती है और दूसरे ग्रामीणों को भी, और क्या परेशानी होती है दूसरे छोर तक जाने के लिए? जी मैडम, अगर बात करें तो सबसे पहले किसानों की बात करूं तो उस क्षेत्र में काफी खेत भी लगे हुए हैं, उन्हें भी बहुत मशक्कत से नदी पार करना पड़ती है। और स्टूडेंटों की अगर बात करें तो वहाँ उस क्षेत्र में पहले से 5वीं तक की तो स्कूलें हैं, लेकिन जो टीचर लोग जाते हैं उन्हें बहुत मशक्कत होती है जाने में। और उसके बाद जो हाई सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए बच्चे हैं वो उनको आने में काफी दिक्कत होती है। चलिए राहुल, देखना होगा कि कब तक पुल निर्माण की स्वीकृति मिलती है और कब तक ग्रामीणों की जो समस्या है उसका हल होता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश के इतिहास में सट्टे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच साइबर टीम नीलगंगा और खाराकुआ पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले 9 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि मुख्य आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 41 मोबाइल फोन, 19 लैपटॉप, 5 मैक मिनी और 1 आईपैड, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीप में 2 पेन ड्राइव और 3 मेमोरी कार्ड समेत अन्य सामान के साथ 14 करोड़ 58 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही विदेशी करेंसी के साथ करोड़ों के लेन देन का हिसाब किताब भी सामने आया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनके तार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले हुए हैं। वहीं विदेशी करेंसी की जांच के लिए टीम को बुलाया गया है। इसी संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति पीयूष चोपड़ा बड़े स्तर पे सट्टे का जो है ऑनलाइन कारोबार ये कर रहे हैं। इसको पिछले 1-2 दिनों में डेवलप किया गया और कल देर रात से पुलिस की टीमों ने
उज्जैन में 2-3 जगहों पे दबिश की है, जिसमें मुसद्दीपुरा जो थाना खाराकुआं क्षेत्र में आता है और 19 ड्रीम्स कॉलोनी जो थाना नीलगंगा में आती है, यहाँ दबिश करके और बहुत बड़ी मात्रा में 14 करोड़ 58 लाख रुपीस कैश के रूप में बरामद किया गया है। 7 देशों की विदेशी मुद्रा जिसमें कि पाउंड, डॉलर, दिरहम वगैरह शामिल है, वो बरामद की गई, जिसकी वैल्यूएशन भी लाखों रुपए में होगी। इसके साथ साथ 40 से ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड मिनीज वगैरह बरामद किए गए हैं। इसमें 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो निम्बाहेड़ा, लुधियाना और नीमच के रहने वाले हैं, जो ये बेटिंग का कार्य कर रहे थे। मुख्य आरोपी अभी पकड़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए टीमें हमारी लगी हुई हैं और ये पूरी रिकवरी और पूरी कार्रवाई को लेके हमने जो एजेंसीज इसमें हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में कैश और कुछ मेटल भी, प्रेशियस मेटल भी रिकवर किए गए हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, उसके लिए जो है आईटी और अन्य एजेंसीज को भी सूचना दी जा रही है ताकि वो भी अपने स्तर पर वेरीफाई करके इसमें कार्रवाई कर सके। साथ ही साथ इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसका फॉरेन ट्रैवल बहुत रहा है, तो इसके लिए हम जो है बहुत जल्दी लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक LOC भी हम जारी कर रहे हैं ताकि ये देश से कहीं बाहर ना जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विशाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है जिसमें सफलता पुलिस को मिली है। क्या है ये पूरा मामला और क्या क्या पुलिस ने बरामद किया है? जी वैष्णवी, बताना चाहूंगा कि उज्जैन पुलिस ने मध्य प्रदेश के इतिहास में सट्टे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि क्राइम ब्रांच उज्जैन और साइबर टीम नीलगंगा थाना कुआ और खाराकुआ जो थाना है उसकी संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बात की जाए पूरे घटनाक्रम की तो 13 जून 2024 को जब ये घटना मुखबिर के माध्यम से थाने में प्राप्त हुई, तो उसके बाद से लगातार उस पर वॉचिंग की जा रही थी और 19 दिन कॉलोनी जो कि उज्जैन इंदौर रोड पर स्थित है, वहीं के डिप्लेक्स नंबर 18 में पीयूष चोपड़ा जो कि सट्टे का मेन गिरोह का मेन सरदार है, उसके द्वारा कहीं न कहीं पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को व्यापक स्तर में अंतर्राष्ट्रीय सट्टा कराया जा रहा था और इसकी सूचना जब वरिष्ठ अधिकारी को दी गई तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई अपने सामने है। कहीं न कहीं यहाँ पर ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सट्टे के खिलाफ एक कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें करोड़ों रुपए, 14 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही उनको गिनने के लिए मशीनों के द्वारा उनको गिना गया। देर रात से यह गिनती चालू हुई थी और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें जो है 41 मोबाइल है, 11 लैपटॉप, 1 मैक मिनी, 1 आईपैड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमें, पेन ड्राइव आदि इत्यादि यहाँ सामग्री जब्त की गई है। और यहाँ पर अगर बात की जाए इस पूरे जो सट्टे की, तो ये पूरा एक टेक्निकली जो है हाईटेक जो है गैजेट्स का उपयोग करके ये सट्टा खेला जा रहा था। बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। देखना होगा कि इस मामले में और भी तार सामने आते हैं या फिर नहीं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीमारी से ग्रसित विहंत जैन की मदद करने की अपील की है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि विहंत जैन को एसेमे टाइप 2 की बीमारी है। अगर इस बच्चे को 2 साल की उम्र तक इंजेक्शन नहीं लगा तो बच्चे का जीवन संकट में आ सकता है। हम सबकी मानवीय जिम्मेदारी है कि बच्चे की मदद करें। इस बीमारी में 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। देश और दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि इस बच्चे के जीवन को बचाने के लिए आगे आए। आप लोग जितना हो सकता है उतनी मदद कीजिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सामाजिक समूहों और धार्मिक समूह के लोगों से अपील है, सभी लोग इस बच्चे के जीवन को बचाने में मदद कीजिए। तुम बच्चे की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूं और ऐसी अपील और ऐसी मुहिम पहले भी आप लोगों के सहयोग से मैं चला चुका हूं। ये जो मासूम बच्चा आप गरिमा जी की गोद में देख रहे हैं, विहंत जैन इसका नाम है और डॉक्टरों ने इसको बताया है कि एसेमे टाइप 2 की इसको बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2, जिसमें डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 साल की उम्र तक इस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर इसके जीवन के साथ गंभीर खतरा और संकट हो सकता है।
और हम सब की मानवीयता के नाते, इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये जो इंजेक्शन लगता है ऐसी बीमारी में, वो बहुत महंगा होता है अपने आप में। वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अगर इस बच्चे की 2 साल की उम्र पूरे होने तक उस इंजेक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो इसके जीवन के साथ बहुत गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। दिल्ली में हुए जल संकट को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के पूर्व महापौर जयप्रकाश जेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली की जनता को प्यासा मार रहे हैं और उनके मंत्री बाहरी सरकारों का रोना रोते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पानी की पूर्ति को पूरा करने में नाकाम है और टैंकर माफियाओं को बढ़ावा देती है। दिल्ली के अंदर इस समय पानी की त्राही त्राही मची हुई है और पानी के इस त्राही माम में जो इसकी जिम्मेदार है वो दिल्ली सरकार है। पिछले लगभग 10 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, जो हर वर्ष यही कहते हैं कि मैं हर घर के अंदर अगले साल नल से जल पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन ना नल पहुंचा ना जल पहुंचा। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और लगातार दिल्ली जल बोर्ड के अंदर नए नए भ्रष्टाचारों का उजागर हो रहा है। जल्द ही दिल्ली जल बोर्ड के एक बड़े भ्रष्टाचार का मैं आपके सामने लाऊंगा। पिछले वर्ष अगस्त के महीने से जिन क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचने का है, उन टैंकरों के रीटेंडरिंग का काम नहीं हुआ है, जिसके कारण से बहुत सारे टैंकर जो लोगों को पानी पहुंचाने का काम करते थे वो अपने घर खड़े। ये टैंकर माफिया, ये टैंकर घोटाला, ये रीटेंडरिंग ना होना, ये क्या दर्शाता है? ये दिल्ली सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। इसका पर्दाफाश होना चाहिए और दिल्ली की जनता को समय पर। नीट यूजी 2024 की परीक्षा परिणामों को लेकर जारी है। इस सबके बीच दिल्ली में एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। परीक्षार्थियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। नीट की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। इस दिशा में भ्रमित हुए बिना आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नीट यूजी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खट्टर का स्वागत किया। मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलकर सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ये जीत मेरी नहीं, करनाल वालों की है। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, ये मैं मानता हूं करनाल की जनता का ये प्यार है। खट्टर ने कहा कि जिस तरह से तीसरी बार मोदी सरकार आई है, ये भी एक इतिहास बन गया है और हरियाणा में भी आगामी चुनाव को लेकर इतिहास बनेगा। अब मैं केवल सांसद नहीं बल्कि मोदी जी ने जो दायित्व दिया है मंत्री के नाते, और उसमें भी 2 विभाग, पावर डिपार्टमेंट अपने आप में देश का बहुत बड़ा विभाग है, और ऐसे हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये भी बहुत बड़ा विभाग है। तो दोनों विभाग
उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास को किया है, मैं समझता हूँ ये विश्वास मेरे पर नहीं, ये मेरी गढ़वाल लोकसभा की जनता के ऊपर विश्वास है। तो मैं उस नाते से विश्वास हो रहा है कि मैं आपकी सेवा अच्छे प्रकार से कर पाऊंगा। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2024 के समापन समारोह में भाग लिया और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार, ट्रॉफी और पदक प्रदान किए। गुजरात राज्य शतरंज संघ, गुजरात खेल प्राधिकरण और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के सहयोग से इस चैंपियनशिप के आयोजन को गुजरात के लिए गौरवपूर्ण आयोजन बताया। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से खेल क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है और देश में बेहतरीन खेल बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप जैसा प्रतिष्ठित टूर्नामेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के ड्रीम प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी में आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 14 साल पहले गुजरात की स्थापना के स्वर्णिम जयंती के अवसर पर आदरणीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात स्वर्णिम चेस महोत्सव का आयोजन किया था और आज उन्हीं की प्रेरणा से आयोजन हुआ है। इस सफल आयोजन के लिए मैं गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात छिंदवाड़ा के लाल कबीर दास का उनके पैतृक गांव बिझुआ विकास खंड के पुलनपुल डोहप में अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के बाद शहीद कबीर दास का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि सीआरपीएफ में कांस्टेबल कबीर जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। इस दौरान पीएचई मंत्री, प्रशासनिक और सीआरपीएफ अधिकारियों ने परिजनों को ढांढस बंधाया। शहीद की अंतिम यात्रा में मंत्री संपतिया उइके, सांसद विवेक साहू, पूर्व विधायक रमेश दुबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शहीद कबीर दास उइके के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम के साथ पीएचई मंत्री संपतिया उइके और सांसद विवेक बंटी साहू ने भी श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने परिजनों को आर्थिक मदद कर चेक सौंपा। उन्होंने 1 करोड़ की आर्थिक मदद के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। लेकिन ये गर्व की बात भी है कि हमारे मध्य प्रदेश के लाल छिंदवाड़ा जिले के कबीर दास उइके ने आतंकवादियों के सामने अपने को बलिदान कर दिया, लेकिन हमारा सबका गौरव का चुनाया है। ऐसे शहीद के स्मरण करने की अलग प्रकार का एक मन में भाव भी है अच्छा, लेकिन अपने बीच में जाने से कष्ट भी होता है। सरकार की जो नीति हमने बनाई है उसमें उन्हें 1 करोड़ रुपये की धनराशि तो परिवार को दी, एक सर्विस में लगी है, कॉलेज के नाम की बात करी है और जो भी चाहेंगे हम सब करने का तैयार हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।